नमस्कार, वेलकम बैक। मैं प्रिंस, आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के इंग्लिश बुक का पोएट्री सेक्शन का एक वंडरफुल चैप्टर द एम्प्टी हार्ट को पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और वंडरफुल चैप्टर एक तरह से कहें तो खूबसूरत सा पोएम द एम्प्टी हार्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। इसके कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव को जानेंगे, पाठ के थीम को जानेंगे कि आखिर यह किस विषय पर लिखी गई कविता है, कविता में किन किन बातों का समावेश है, जिससे अगर आप कभी भविष्य में कविता नहीं भी पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे, ऑब्जेक्टिव हर हाल में बनेंगे, आपको पूरी पाठ समझ में आ जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लस में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो माय डियर, चलिए शुरू करते हैं द एम्प्टी हार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिक्चर के माध्यम से समझिए। जो पिक्चर है इनके लेखक यानी कि इसके लेखक, इस पाठ के लेखक पेरियार स्वामी थुर्रन का है और ये एक तमिल राइटर हैं। यहाँ पर मैंने नाम नहीं मेंशन किया है क्योंकि आप पिक्चर के माध्यम से भी कुछ समझिए। ये जो पिक्चर है पेरियार स्वामी थुर्रन का है ना। और ये जो पाठ हैं वो किस विषय वस्तु को लेकर, इसका थीम क्या है, तो आप इस पिक्चर के माध्यम से एक बार और समझिए। ग्रीड इज नॉट गुड, यानी कि लालच। आप देख रहे हैं ना, पिक्चर के माध्यम से बताया जा रहा है कि लालच जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो माय डियर, कहीं ना कहीं इस पाठ में लालच की चर्चा की गई है। लालच के बारे में बताया गया है कि लालच मनुष्य को किस तरह से तबाह कर सकता है, लालच कितना खराब चीज़ होता है। इस पाठ में इसी चीज़ों का समावेश है, आगे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। आगे देखेंगे हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, अबाउट ऑथर के बारे में, थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में जानते हैं। जो सीधा सीधी सवाल पूछता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द एम्प्टी हार्ट या राइटर ऑफ एम्प्टी हार्ट, तो लेखक कौन है? पेरियार स्वामी थुर्रन। आप पिक्चर में पहले देख चुके हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो 1908 में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1987 में, है ना। तो यहाँ से सीधा सीधी सवाल बनता है इनके जन्म से और मृत्यु से। 1908 में इनका जन्म हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हुई। ही इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड तमिल राइटर, ये एक जाने माने और बहुत ही फेमस क्या थे? तमिल राइटर थे, यानी कि तमिलनाडु से बिलोंग करने वाले थे और तमिल राइटर थे ये। बेस्ट रिमेंबर टुडे एज द एडिटर ऑफ द फेमस 10 वॉल्यूम जनरल इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल कलाई कंज्यूम। माय डियर, इनको आज भी याद किया जाता है। बेस्ट रिमेंबर टुडे, आज इनको इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब कलाई कंज्यूम, जो कि इंसाइक्लोपीडिया किताब है, उसको इन्होंने 10 वॉल्यूम यानी कि 10 वॉल्यूम में प्रकाशित किया था, है ना। तो इस तरह से इसके लिए फेमस है। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? तो माय डियर, एक प्रकार का ये बुक होता है जिसमें या तो इस तरह से कह सकते हैं कि किताबों का सेट होता है, जिसमें बहुत सारे किताबों को एक सेट में कर करके दिया जाता है, या एक ही विषय पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन का एक किताब होता है इंसाइक्लोपीडिया। आगे देखेंगे और सारी बातों को, सम बेसिक ऑब्जेक्टिव, कुछ और ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पेरियार स्वामी थुरन वाज अवार्डेड पद्म भूषण एंड कलाममानी फ्रॉम तमिलनाडु, है ना। ये वहाँ का एक अवार्ड है, कलाममानी, है ना। ये तमिलनाडु का एक अवार्ड है जो इनको मिला था और इनको एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन सा? तो पद्म भूषण। ये सिविलियन अवार्ड है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री, है ना। तो आप यहाँ पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं ये अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है ना। आगे देखेंगे, द पोएम द एम्प्टी हार्ट टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम कॉज बाय ग्रीड, यानी कि लालच के कारण जो प्रॉब्लम उठता है, लालच के कारण जो प्रॉब्लम खड़ा होती हैं, उसी बात को इस कविता में, द एम्प्टी हार्ट कविता में पोएट ने बताने का क्या किया है? प्रयास किया है। आप यहाँ पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं लालच को किस तरह से दिखाया गया है कि लालच इंसान के लिए कितना खतरनाक होता है और ग्रीड इज नॉट गुड, और लालच कभी भी अच्छा नहीं होता है। इन दिस पोएम, आगे देखते हैं, द पोएट नरेट्स द स्टोरी ऑफ अ ग्रीडी, यानी कि एक लालचीपन की कहानी को पोएट ने क्या किया है? नरेट किया है, बताया है, यानी कि एक लालचीपन की कहानी को यहाँ कहा है कविता के माध्यम से। आगे और भी बातों को देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। In this poem, the poet talks about a man. The man was rich, but he was not content. इस कविता में पोएट जो है वो एक मैन के बारे में बताते हैं, एक आदमी के बारे में बताते हैं, जो आदमी क्या है? रिच है, बहुत ही धनी है, बट ही वॉज नॉट कंटेंट, लेकिन वो क्या है? संतुष्ट नहीं है। रिच है माय डियर, इतना ज़्यादा उसके पास रुपया पैसा है, सब चीज़ से समृद्ध है, लेकिन फिर भी क्या है? उसके पास संतुष्टि नहीं है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि संतोषम परम सुखम, इंडियन मैथोलॉजी में कहा जाता है संतोषम परम सुखम, यानी
कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, लेकिन उस व्यक्ति को क्या है, संतोष नहीं है। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट अ कल्पक्का ट्री विच हैड द पावर ऑफ ग्रेट विशेस। मतलब इस पोएम में पोएट ने एक कल्पक्का जो है कल्प वृक्ष की भी चर्चा की है ना, जिसके पास क्या होता है, शक्ति होती है उस वृक्ष के पास जो विशेष को क्या कर सके, पूरा कर सके। माय डियर, अगर आप पौराणिक कथाओं को पढ़ते हैं, जानते हैं, आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो हमारे पौराणिक कथाओं में कल्प वृक्ष की चर्चा है। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो स्वर्ग में पाया जाता है और ऐसी पौराणिक कथाओं मिलती हैं जिससे जो मांगो, है ना, जो उसके सामने जाकर के जो इच्छा रखो, कल्प वृक्ष उस इच्छा को पूरी करता है। कल्प है, इसको इंग्लिश में कल्पक्का किया गया है। तो कल्प वृक्ष के पास वो व्यक्ति जाता है और उससे क्या करता है, कुछ मांगता है। क्या मांगता है आगे बताएंगे आपको। लेकिन इतना धनी होने के बाद भी उस व्यक्ति ने क्या किया, कल्प वृक्ष का सहारा लिया और भी कुछ उसे चाहिए, है ना, उसे संतोष नहीं है। आगे देखेंगे, द रिच मैन आस्क फॉर अ पॉट ऑफ गोल्ड। और रिच मैन जो है, धनी व्यक्ति जो है, उस कल्प वृक्ष के पास जा करके एक सोने से भरा हुआ पॉट मांगा, यानी कि एक सोने से भरा हुआ बर्तन मांगा, है ना, एक मटके टाइप का जो बर्तन होता है। कहा कि एक घड़ा हमें सोना चाहिए, है ना। अब देखिए कल्प वृक्ष ने क्या किया, तो द ट्री गारंटेड हिम सिल्वर पॉट्स फुल ऑफ गोल्ड। कल्प वृक्ष ने उसकी इच्छा को पूरा किया और चांदी के बर्तन में, यानी कि सिल्वर के पॉट्स में गोल्ड से भरा हुआ सिल्वर का क्या दिया, उसे पॉट्स दिया। यानी कि जो घड़ा था वो सिल्वर का था, चांदी का था, और उसमें क्या भरा हुआ था, सोना भरा हुआ था। माय डियर, उसने मांगा कितना था, एक घड़ा मांगा था। लेकिन देखिए, द रिच मैन रिसीव 7 पॉट्स एंड 8 हाफ फुल पॉट्स। लेकिन कल्प वृक्ष की उदारता देखिए, कल्प वृक्ष ने उस धनी व्यक्ति को 7 घड़ा दिया, यानी कि सोने से भरा हुआ 7 घड़ा दिया, एंड 8वां भी दिया, 8 हाफ फुल पॉट, और 8वां भी ये घड़ा दिया, लेकिन वो क्या था, आधा ही भरा था। माय डियर, अभी ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि ये क्या हो रहा है। 7 घड़ा दिया, वो किसने मांगा था, जो रिच मैन था उसने एक ही घड़ा मांगा था, है ना, यानी कि सोने से भरा हुआ मुझे घड़ा दे दीजिए। लेकिन कल्प वृक्ष ने क्या किया, उसकी बातों को स्वीकार किया और 7 सोने से भरा हुआ घड़ा दिया और 8वां भी दिया, लेकिन 8वां क्या किया, आधा ही भरा हुआ दिया। द पोएम कुराई कुद्दम, इसको देख सकते हैं, द इम्पिटी हट। द इम्पिटी हट जो इसी का एक नाम है, कुराई कुद्दम, या इसको कदम कहिए, ये तमिल भाषा में इसको कुराई कुद्दम कहा जाता है ना, प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, है ना, वहाँ का प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया द इम्पिटी हट करके। तो जो इम्पिटी हट कविता है, हाईलाइट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस मैन इन इनसैटिएबल ग्रीड विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हिम। यानी कि जो पोएम है द इम्पिटी हट, वो हाईलाइट करता है किस चीज़ को, अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, कि मानव की एक सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या कमजोरी है, कि मैन जो होता है हमेशा इनसैटिएबल रहता है, यानी कि कभी भी वो संतुष्ट नहीं होता है, चाहे क्यों ना अल्टीमेटली, चाहे परिणाम स्वरूप वो क्यों नहीं बर्बाद ही हो जाए, डिस्ट्रॉयड हो जाए, वो उस लालचपन में आकर के वो खुद को बर्बाद कर ले, लेकिन वो कभी ये सटाइबल नहीं हो सकता, हमेशा वो इनसैटिएबल रहता है, यानी कि असंतोष रहता है, असंतुष्ट रहता है। जैसे इस तरह से देख सकते हैं आप कि यहाँ जो एक व्यक्ति है वो एक घड़ा मांगा, है ना, जिसमें सोने से भरा होना चाहिए, लेकिन जो कल्प वृक्ष है उसे 7 घड़ा दे दिया, है ना, 7 में सोना भरा हुआ था, लेकिन 8वां भी एक घड़ा दिया जो आधा ही भरा हुआ था। अब आपको पूरी कहानी समझ में आएगी, कविता समझ में आएगा, कितना वंडरफुल एक कविता है। देखिए, मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, कल्प वृक्ष, वृक्ष की कितनी हमारे यहाँ मान्यताएं हैं, वृक्ष हमारे लिए कितना जरूरी है, ये आप साइंस के माध्यम से समझ सकते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आप समझ सकते हैं कि वृक्ष हमारे लिए कितना जरूरी है। मैंने वृक्ष के पिक के माध्यम से आपको संदेश देने का प्रयास किया कि वृक्ष हमारे, चाहे वो कल्प वृक्ष हो या कोई भी वृक्ष हो, हमारे पौराणिक कथाओं में, हिंदू धर्म में वृक्ष, आग, पानी, सबकी हम लोग पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कम से कम इसकी रक्षा हो सके, कहीं ना कहीं इससे इसकी रक्षा हो सके, और इसकी रक्षा होगी तो हमारी रक्षा होगी। अगर वृक्ष जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। आगे देखते हैं, तो पाठ में था कि उसने क्या मांगा, रिच मैन ने एक घड़ा मांगा और कल्प वृक्ष ने क्या किया, उसे 7 घड़ा दे दिया, है ना, लेकिन 8वां भी दिया, लेकिन वो आधा ही भरा हुआ था। द रिच मैन वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग टू फिल 8 हाफ फुल पॉट। और जो रिच मैन था वो सुबह से लेकर शाम तक अब काम करते रहा, क्या करने के लिए, टू फिल 8 हाफ फुल पॉट, यानी कि जो 8वां जो आधा भरा हुआ घड़ा था, यानी कि वो आधा ही भरा हुआ दिया था कल्प वृक्ष ने, उसे पूरा भरने के लिए, उसे पूरा करने के लिए जो धनी व्यक्ति था वो शाम से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर के शाम तक कठिन मेहनत करने लगा। मतलब अभी भी उसको संतोष नहीं है ना। एक घड़ा मांगा था, कल्प वृक्ष ने 7 दिया, 8वां भी दिया, लेकिन आधा ही भरा हुआ दिया था। अब उसको एक भूत सवार हो गया कि हमें इस 8वां घड़ा को भी पूरा कर देना है सोने से, और इसके लिए वो
कठिन से कठिन मेहनत करने लगा सुबह से लेकर शाम तक, है ना। द रिच मैन ट्राइड टू ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड, और वो धनी व्यक्ति ने सारे ट्रिक को अपनाया, सारे ट्रिक को कोशिश किया अपना करके कि वो गोल्ड को गैदर कर सके और गोल्ड इकट्ठा करके उस घरे को पूरा कर सके। द रिच मैन रोज बिफोर कॉक क्रो पास्ट मिडनाइट ही वर्क, यानी कि धनी व्यक्ति जो था वो सुबह सुबह क्या करता था, मुर्गे से भी पहले उठ जाता था, कौवे से भी पहले उठ जाता था। राइज का पास्ट ये रोज है, यानी कि कौवे और मुर्गे से पहले भी उठ जाता था और पास्ट मिडनाइट, और यहाँ तक कि आधी रात को भी वो काम करने लगता था। किस लालच में कि वो 8वां जो घड़ा है आधा भरा हुआ उसको वो पूरा कर सके, यानी कि उसे अब चैन नहीं रहा, रात हो दिन हो सुबह हो शाम हो हर समय, है ना, वो काम के प्रति काम करने के प्रति सजग हो गया और इस तरह से अपना स्वास्थ्य हर कुछ वो बर्बाद करने लग गया। क्यों? क्योंकि 8वां घड़ा उसे भरना था, है ना। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही श्रिंक, यानी कि खाना पीना सोना सब कुछ उसने क्या किया, त्याग दिया, छोड़ दिया, है ना। केवल काम करके वो 8वां घड़ा को पूरा करना चाहता था। हार्डर एंड हार्डर ट्राई बट डाई, कठिन से कठिन परिश्रम करते रहा, हार्ड से हार्ड काम करते रहा और अंततः क्या हुआ, वो मर गया, है ना। तो इस तरह से देख सकते हैं कि लालच कितनी बुरी बला है। लालच के दरमियान आकर के एक ही घड़ा मांगा था, 7 घड़ा मिला, 8वां भी मिला, उसमें भी आधा भरा ही मिला, लेकिन उसे पूरा करने के लिए वो इतना कुछ किया और अंततः क्या हुआ, वो मर गया। एट लास्ट द रिच मैन डेड, और अंततः रिच मैन की क्या हुई, बेमौत मृत्यु हो गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं किस तरह से लालच हमारे लिए खतरनाक है। आगे देखेंगे, अब खत्म है इस पाठ का कोटेशन देख लीजिए, जैसा कि इस वीडियो का स्वामी विवेकानंद का एक कोट है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और खुद को सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। निर्बल मीन्स कमज़ोर होता है, सबल मीन्स मजबूत होता है। अगर आप खुद को निर्बल मानते हैं, यानी कि अपने आप को हीन मानते हैं, कमज़ोर मानते हैं, तो आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप में आत्मशक्ति है, दृढ़ इच्छा है ना, अगर आप अपने आप को सबल मानते हैं, अच्छे मानते हैं, तो आप एक दिन अच्छे होते जाओगे। तो माय डियर, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये पूरी पाठ समझ में आई होगी। अगर आप हमारे इसी पाठ का पूरी हिंदी मीनिंग देखना चाहते हैं, हिंदी वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैं पूरी पाठ को समझाऊं, हालांकि वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस